Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने रीड किया था एड्स को. हमने पढ़ा कॉज ऑफ एड्स, उसके सिम्टम्स, उसके प्रिवेंशंस और उसके हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस. आज हम एक और ड्रेडफुल डिजीज को रीड करेंगे जो इस ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में एक आखिरी डिजीज रहती है, दैट इज कैंसर. कहते हैं कि हर साल 10 में से जो अगर हर साल अगर 10 मौतें होती है, उनमें जो 6 होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कैंसर, 4 होती है बिकॉज ऑफ डायबिटिक एंड बिकॉज ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स एंड अदर डिसऑर्डर्स. तो कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा मौतें होती है उनका जो मेन कॉज है वो है कैंसर. एंड जो कैंसर है ये पिछले कुछ सालों से या मैं कैसे पिछले एक डिकेड से अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है. जैसे अगर आपको याद होगा रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, जो हमारा कश्मीर है उस वक्त यहां पे सिर्फ एक वार्ड क्रिएट किया गया था, दैट इज 2 in SKIMS. लेकिन कहते हैं पिछले टाइम से, पिछले कुछ सालों से वहां पे जो वार्ड है, कैंसर का जो वार्ड है वो इंक्रीज हो रहा है. और इवन आप उसके लिए एक अलग कह रहे हैं डिपार्टमेंट्स में एक अलग वार्ड रहेंगे इनके लिए, क्योंकि जो कैंसर है वो बहुत अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है. और ये तो वो लोग हैं जो स्किम्स में आके अपने आप को वहां पे दर्ज करते हैं, उनको जहां पे उनका डिटेल होता है कि इन लोगों को कैंसर है. इसी तरह SMH हॉस्पिटल अलग है, इसी तरह जो बाहर जाते हैं, बाहर के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका अलग है. तो दैट मीन्स कुछ सालों से जो कैंसर का है ये सबसे अलार्मिंग रेट पे और सबसे ड्रेडफुल डिजीज मानी जाती है. क्या होता है कैंसर, किसकी वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, वो आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी है, जिसमें कैंसर होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए कैंसर, उसके बाद टाइप्स ऑफ ए कैंसर, उसके बाद सिम्टम्स ऑफ द कैंसर, उसके बाद कॉज ऑफ द कैंसर, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आ जाता है. ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा. या कभी क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा 3 मार्क्स वाला, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर्स, या व्हाट आर द कॉज ऑफ कैंसर्स, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर्स. कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा, गिव द ट्रीटमेंट ऑफ द व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, या व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द कैंसर. या 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे. सो जो आज का टॉपिक है दैट इज कैंसर. कैंसर को डिफाइन करने से पहले आपको याद होगा हमने 11th क्लास में सेल साइकिल के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कि जो सेल है ये कैसे डिवाइड करता है और क्यों डिवीजन करता है, और ये सेल जो डिवाइड करता है इसकी रेगुलेशन क्या है. तो अगर आपको वो लेक्चर याद होगा या मेरे YouTube चैनल पे जो इस साल मैंने एक और वीडियो बनाया था इस साल के 11th क्लास के लिए, तो आप वो टॉपिक दे सकते हो, सेल साइकिल. और वहां पे मैंने सेल का रेगुलेशन भी दिया है. तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि ये नॉर्मली सेल कैसे डिवाइड करती है. यहां मैं शॉर्ट में एक पॉइंट बोलूंगा बेटा कि एक सेल जो एक नॉर्मल सेल जो होती है, एक नॉर्मल सेल यानी कि वो सेल जो नॉर्मली डिवाइड करती है, तो इसके सेल में क्या क्या होता है. पहले G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, G2 के बाद M फेज होता है और M के बाद वापस G1 फेज. एक साइक्लिक जो है रेगुलेशन होता है. तो जो सेल है G1 से S, S से G2, G2 से M और M से G1 में जाती है. ये जो नॉर्मली सेल साइकिल हो रहा है, मुझे यहां पे बताना नहीं है कि सेल साइकिल होता है क्या, किस तरीके से होता है. मैं कह रहा हूं जब एक नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए जाती है तो वो इस तरीके से पास आउट होती है, यानी कि वो G1 से S में, S से G2 और G2 से M और M से वापस G1 में आ जाती है. ठीक है, जिन्हें ये समझना होगा कि ये सेल साइकिल किस स्टेज में क्या होता है, उन्हें जो मेरी YouTube चैनल पे वीडियो है सेल साइकिल वो आप देख सकते हो. G1 से लेके S इसके बीच में एक चेक पॉइंट है. G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट है. इसी तरह G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट है. इसी तरह M फेज में एक और चेक पॉइंट है.
इसे हम कहते हैं G1 चेक पॉइंट, इसे कहते हैं G2 चेक पॉइंट और इसे कहते हैं M फेज चेक पॉइंट। क्या है ये चेक पॉइंट्स? ये चेक पॉइंट्स पुलिस वाले लोग हैं जो चेक करते हैं, हर एक चीज को चेक करते हैं। कहीं पे कोई दागी तो नहीं होती, उसको चेक करते हैं। कहीं पे कोई हम कह सकते हैं कोई इविल चीजें तो नहीं होती, उसको चेक करते हैं। कहीं पे कोई कुछ ऐसे अनटुवर्ड जो अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज तो नहीं होता, उसको चेक करते हैं। इसी तरह जो हमारी सेल होती है, हमारी सेल में भी एक जो डिवीजन होता है, सेल साइकिल होता है। जीवन में कुछ काम होता है, उसके बाद सेल आती है एस फेज में, इसमें कुछ होता है। एस के बाद आती है सेल G2 में, G2 में कुछ होता है। G2 से आती है M में, M में कुछ होता है, उसके बाद वापस जीवन। तो जो ये सेल साइकिल होता है, ये बाज़ाब्ता एक नॉर्मल सेल में कंट्रोल्ड है, बाज़ाब्ता कोऑर्डिनेट है कि हाँ जीवन के बाद सेल को जाना है एस के बाद जाना है G2, सेल कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो ये सेल साइकिल है ये यूनि डायरेक्शनल है और दैट टू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कभी बैकवर्ड नहीं आ सकती। गो G1 से S में, S से G2, G2 से M, M से G1. Go every phase is controlled, every phase is regulated and every phase is coordinated. तो इन सारे फेजेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ जगह पे हमने फोर्स रखा है, डिफेंस सिस्टम रखा है जो इन चीजों को चेक करता है। हमारे बॉर्डर्स पे फौज होता है ताकि जो हमारे बाहर के लोग हैं उनको चेक किया जाएगा। हमारे इन सिटी के अंदर डिफरेंट हम कह सकते हैं स्टेशन रखे गए, पुलिस स्टेशन रखे गए। क्यों रखे गए? सो दैट दे कैन ये उस इलाके की, अपने इलाके की नजर गुजर करेंगे। कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, कोई चोरी का काम तो नहीं होता है, कहीं पे दंगा फसाद तो नहीं होता है, कहीं पे एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज तो नहीं होती है, या कुछ और चीजें। इसी तरीके से यहां पे जो इस सेल साइकिल होता है, एवरी फेज में, एवरी स्टेप में एक चेक पॉइंट को रखा गया है, सो दैट वो चेक करेगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर सेल साइकिल के दौरान किसी भी जगह, किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में कोई भी एरर हुआ, तो ये जो चेक पॉइंट्स है ये उसी वक्त उस एरर को क्या करेंगे? रोक देंगे, ठीक करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं, दे विल रिपेयर इट। अगर उनको लगेगा नो वी कांट रिपेयर इट, दे विल डिस्ट्रॉय द सेल। तो दैट मीन जो सेल है, इससे बाद इस नॉर्मल सेल के डिवीजन को, नॉर्मल सेल के हम कह सकते हैं एवरी स्टेज को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है बाज़ाब्ता एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। यानी कि हर कोई स्टेज बाज़ाब्ता कोऑर्डिनेट किया जाता है। कहीं पे कोई गलती हो उसका कोई अंदेशा नहीं। अगर कहीं पे भी कोई गलती हो, सपोज अगर G1 में कोई गलती हो गई तो चेक पॉइंट विल चेक इट आउट। अगर S फेज में गलती हुई तो G2 के चेक पॉइंट के चेक आउट। अगर M फेज में गलती हुई तो चेक पॉइंट M फेज के चेक आउट। तो ये चेक पॉइंट्स इन गलतियों को देखेंगे, इन एरर्स को देखेंगे, और अगर उनको लगेगा कि ये एरर्स जो है मामूली है, वी कैन फिक्स देम, वी कैन रिपेयर देम, दे विल रिपेयर इट। और अगर उनको लगेगा वी कांट फिक्स देम, दे विल डिस्ट्रॉय द होल सेल। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको 11th क्लास में गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था कि गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे रिलीजेस, उनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक फैक्टर्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने वहां पे पढ़ाया है, दे रिलीज एपोप्टोटिक फैक्टर्स। और वो एपोप्टोटिक फैक्टर्स क्या करता है? दे कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, दे कॉज द डेथ ऑफ द सेल। ये अपने सेल को मारते हैं और इम्यूनोलाइजोसोम्स को हुक्म दिया जाता है टू रिलीज द एंजाइम्स, दे डिस्ट्रॉय द होल सेल। इस तरह सेल खुद ही खुद को मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि इस सेल के अंदर एरर्स है, और अगर ये एरर्स फिक्स नहीं किए गए या अगर ये एरर्स ठीक नहीं हुए, दे कैन बिकम द डिस्ट्रक्शन, दे कैन बिकम द डिवास्टेशन, और ये पूरी बॉडी, पूरी ऑर्गन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए ये चेक पॉइंट्स इन सेल को ही, इसी एक सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक और क्वालिटी है नॉर्मल सेल्स की, अब राइट इट हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और क्वालिटी है contact of inhibition। contact of inhibition ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ ए नॉर्मल सेल। contact of inhibition क्या होता है? contact of inhibition, या पॉइंट नोट कीजिए, या मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन। नॉर्मल सेल possess a property known as contact of inhibition, known as contact of property
known as contact of inhibition। क्या होता है, ध्यान से देखिए। सपोज मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले रहा हूं, यहां पे देखिए सेल्स है। आपको पता है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है ये उन्हीं में होता है। इट डज नॉट हैपन इन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये सेल्स आपस में टाइटली फिक्स है। सपोज हम इस सेल की बात करेंगे, इस सेल, ये सारे सेल्स नॉर्मल है। इन सेल्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होता है जिन्हें बोलते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स या इनहिबिशन फैक्टर्स भी इनको बोलते हैं। तो इन नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इनहिबिशन फैक्टर्स या इनको हम बोलते हैं इनहिबिटर फैक्टर्स। अगर इन सेल्स में किसी सेल का कोई डिवीजन है जो अनकंट्रोल हो गया, सपोज हम इस सेल की बात करेंगे, ये सेल ए है, हम इस ए सेल की बात करेंगे। अगर इस ए सेल में कुछ गड़बड़ हो गया और इसने अनकंट्रोल डिवीजन किया, अनकंट्रोल डिवीजन में जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, या इसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, या इनकी साइज में बढ़ रही है, चाहे ये साइज में बढ़ रही है चाहे नंबर में बढ़ रही है। अगर ये सेल ए जिसको मैंने नाम रखा है, अगर ये सेल अनकंट्रोल डिवीजन के लिए जा रही है या इसकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो रही है, तो जो इसकी जब ये कंटैक्ट करती है किनके साथ, नेबरिंग सेल्स के साथ। ध्यान से सुनिए, यानी कि जब इस सेल की ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, या जब इस सेल की अनकंट्रोल डिवीजन होगा, तो जो इसके नेबरिंग सेल्स है ये उन नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आ जाती है। ये उन नेबरिंग सेल्स की क्या आती है, कांटेक्ट में। क्यों, ये तो सीधे ही पता है, जब ये सेल बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली इसके जो नेबरिंग सेल्स है वो उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, या जब ये सेल्स डिवाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली इसके जो रिमेनिंग सेल्स है वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसको मैं इस तरह समझाता हूं, अगर हम कहीं जगह पर रहते हैं, हमें एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, हम हाउस सिर्फ उतना ही उसी एरिया में कंस्ट्रक्ट या उतना ही साइज का बना सकते हैं जितनी हमें लैंड है। सपोज अगर हमने हाउस इतना बड़ा बना दिया कि हमारा मकान अब कांटेक्ट है, टच कर रहा है हमारी नेबर, व्हाट विल हैपन, तो हमारा जो नेबर है वो हमें इसको कहेगा नहीं बदे रोक, वो हमें इस हाउस को कंस्ट्रक्ट में रोकेगा। वो कहेगा कि नहीं, आपके मकान की छत या आपके मकान की जो दीवार है ये मेरे मकान की दीवार को टच कर रही है, इससे क्या होगा, मेरे मकान को अंधेरा होगा या कुछ और इश्यूज हो सकता है। सो वो इसमें प्रोहिबिट करेगा, वो हमें ये मकान बनाने में रोक देगा, और अगर हम उसको नहीं मानेंगे वो बाज़ाब्ता कोर्ट से इसके लिए स्टे ऑर्डर लाएगा। तो जब भी हम नेबर्स में, जब भी हम जिस जगह हम रहते हैं, विलेज में या टाउन में, जहां भी हम रहते हैं, जब भी हम मकान बनाते हैं, तो जो हमारा नेबर होता है, यानी कि हमारे मकान और नेबर के मकान में बाज़ाब्ता गैप दी जाती है, ताकि हमारे जो हम कह सकते हैं हमारी छत होती है उसकी जो बर्फ है, रेन है, वो हमारी लॉन में गिरे। अब अगर हमने हाउस इतना बड़ा कंस्ट्रक्ट किया या इतना बड़ा हमने लिया कि वो हमारे नेबर को टच करेगा, डेफिनेटली हमारा नेबर उस पर क्या करेगा, स्टे करेगा। सेम हैपनिंग है। तो यहां पे जब एक सेल साइज में बढ़ रही है या इसकी जो है ग्रोथ हो रही है या इसकी जो नंबर है डिवीजन इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सराउंडिंग अपने नेबर सेल्स को कांटेक्ट करेगा। तो जो ही ये सेल अपने नेबर सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएगी, जो नेबरिंग सेल्स है उनके पास क्या होता है, इनहिबिटर फैक्टर्स, वो इस सेल को इनहिबिट करेंगे, उस सेल को रोकेंगे, वो इस सेल को कहेंगे नो, आप ग्रो मत करो, आप हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हम स्टॉप करेंगे। और अगर इस सेल ने ग्रो करने से मना कर दिया तो इस सेल को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। सो इस तरीके से जब एक सेल ग्रोथ करती है उसे यह ख्याल रखना पड़ता है अपने नेबरिंग सेल्स को, क्योंकि वो अपने नेबरिंग सेल्स के साथ कांटेक्ट में रहती है तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली ग्रो करती है। वो कभी भी साइज में इतना बढ़ नहीं जाती है, वो ग्रोथ में इतना बढ़ नहीं जाती कि उसका इंपैक्ट उसके नेबरिंग सेल्स पे पड़ेगा। सो इसीलिए जब भी एक सेल ग्रो करती है या जब भी एक सेल डिवाइड करती है, वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड मैनर में ग्रो करती है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिवीजन करती है, क्योंकि उसकी नेबरिंग सेल्स भी वहां पे होती है। और व्हेनेवर एनी सेल increases in the size in uncontrolled manner or divides in an uncontrolled manner, जो ये चेक पॉइंट्स होते हैं वो इस चीज को चेक करके इस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इतना ही नहीं, जो इसकी नेबरिंग सेल्स है उसके कांटेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स उस सेल को ऐसा करने से रोक देते हैं। अगर वो इसको रोक नहीं पाएंगे तो वो कोशिश करेंगे इस सेल को डिस्ट्रॉय करने की। सो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
when a cell divides, when a cell divides or grows in size in an uncontrolled manner, in an uncontrolled manner, the neighboring cells by the property of contact of inhibition, by the property of contact of inhibition, stops its growth, its uncontrolled growth और डिवीजन। ठीक है बेटा, इस सब का मीनिंग यह है कि जब भी एक सेल डिवाइड करेगी या ग्रो करेगी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, तो इसके जो नेबरिंग सेल्स है वो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन इस सेल को ऐसा करने से रोक देंगी। अब अगर ये सेल रुकेगी नहीं तो दे विल डिस्ट्रॉय दिस सेल। ठीक है, ये तो मैंने वर्ड यूज किया था नॉर्मल सेल्स के लिए। लेकिन अब अगर कोई सेल नॉर्मली मतलब एबनॉर्मल हो रही है, एबनॉर्मल मींस कि उसका कंट्रोल खो गया है, उसकी जो ब्रेक्स है वो फेल हो गए, तो व्हाट विल हैपन, वो सेल डिवाइड करेगी, वो सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन करेगी, उस सेल का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब वो नॉर्मल सेल नहीं बल्कि वो एबनॉर्मल सेल बन जाएगी। अब वो नॉर्मल सेल नहीं बल्कि क्या बनेगी, एबनॉर्मल सेल। So I will write it here. When a cell divides or grows in an uncontrolled manner, जब एक सेल डिवाइड करती है या जब एक सेल ग्रो करती है और वो उसकी डिवीजन या ग्रोथ होगी अनकंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है, क्योंकि अब एबनॉर्मल सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, या व्हेन सेल loses contact of inhibition, तो जब सेल का कांटेक्ट ऑफ इनिशियली खत्म हो जाएगा, when cell loses contact of inhibition, when a cell divides or grows in an uncontrolled manner, when there is no control and coordination, जब यहां पे कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। देखिए, जब एक सेल डिवाइड करती है, ग्रो करती है इन अनकंट्रोल मैनर, जब एक सेल का कांटेक्ट ऑफ इनहिबिशन खत्म हो जाएगा और व्हेन देयर इज नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जब सेल्स के बीच में कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दैट टाइम जो एक सेल है ये एबनॉर्मल बन जाएगी। और एबनॉर्मल सेल जब डिवाइड करेगी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, जब इसकी ग्रोथ होगी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, इसका साइज, इसका नंबर इंक्रीज होगा। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सपोज अब ये सेल है, ये इसकी दूसरी सेल है, ये इसकी थर्ड सेल है, इसकी फोर्थ सेल है, इसकी फिफ्थ सेल है। यहां मैं रेड लाइन में, रेड कलर में एक सेल बनाऊंगा, ध्यान दें, दिस इज एन एबनॉर्मल सेल। इस सेल का जो है रेड कलर की, इसका कंट्रोल खत्म हो गया, नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस सेल में लूज ऑफ हो गया कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन। अब ये सेल डिवाइड करे इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर,
डेफिनेटली आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये कैसे, इसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे खत्म होगा। अभी हम उस पॉइंट पे नहीं आएंगे। कॉज, व्हाट आर द रीजंस, ये द रीजन माइट बी द बायोलॉजिकल रीजंस, द रीजन माइट बी द फिजिकल रीजंस, द रीजन माइट बी द केमिकल रीजन। कोई भी एक फैक्टर होगा जो इसकी बॉडी, इस सेल की बॉडी में दाखिल होके इस सेल का कंट्रोल जो है खत्म करेगा, इस सेल का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिमूव करेगा, कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन रिमूव करेगा, और ये सेल डिवाइड करेगी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। तो जब ये सेल डिवाइड करेगी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, तो ये सराउंडिंग सेल्स को सरपास करेगी, यानी कि इसके डिवीजन, इसके नंबर ऑफ सेल्स अटैक करेंगे इन वाली सेल्स पे। और उतना ही नहीं, ये जो सेल है जो डिवाइड कर रही है इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये हमेशा अपने नेबरिंग सेल्स का जो न्यूट्रिशन है, जो भी उनका हम कह सकते हैं वाइटल न्यूट्रिशन है, वो उनसे चुरा के ले जाएगी और खुद खा जाएगी। यानी कि इस सेल ने ये एबनॉर्मल हो गई, ये सेल, इस सेल के अंदर कंट्रोल नहीं है, इसके जो हम कैसे चेक पॉइंट्स है उनका कंट्रोल नहीं है, तो ये सेल क्या करेगी, ये अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी। तो जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी, इसके सेल्स सराउंडिंग सेल्स को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, और इनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी सराउंडिंग न्यूट्रिशन है वो चुरा के ले जाएंगे सेल्स। तो इनके पास अब न्यूट्रिशन है, तो ये अब ग्रो कर रहे हैं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको चेक करने वाला कोई नहीं है। ये डिवीजन कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, ये स्प्राउट हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, फैल जाती है हर एक डायरेक्शन में। सो ये हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है। तो ये जो सेल्स है ये डिवाइड करती है इन एन अनकंट्रोल मैनर। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेल्स है ये सराउंडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, और इनको डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ती है, और ये जो सेल्स है इनका नंबर बढ़ जाता है। क्योंकि जब इन सेल्स का नंबर बढ़ गया तो ये मैस ऑफ सेल्स बनते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे, क्योंकि अब ये एक ही जगह पे है, तो ये मैस ऑफ सेल्स बनाते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन बढ़ रहा है, इनका नंबर बढ़ रहा है, इनकी रेट ऑफ डिवीजन बढ़ रही है, इनकी ग्रोथ हो रही है, और साथ ही में ये सराउंडिंग सेल्स का न्यूट्रिशन भी चढ़ाती है, और इससे क्या है, इनका नंबर जो है बढ़ जाता है। तो ये लोकलाइज्ड मास को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। दिस लोकलाइज्ड mass of cells is known as tumor। देखिए अभी हमने वर्ड कैंसर यूज नहीं किया, अभी हमने वर्ड क्या यूज किया, ट्यूमर। तो कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज अ ट्यूमर। ट्यूमर होता है लोकलाइज्ड मैस ऑफ सेल्स, यानी कि एक ही जगह पे मैस ऑफ सेल्स है, और सेल्स अनकंट्रोल्डली डिवीजन करते हैं। There might be so many factors which causes the uncontrolled division। अभी हम उस पर नहीं आ जाएंगे, लेकिन इन सेल्स का कंट्रोल खत्म हो गया, इन सेल्स की कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये सेल्स ग्रो करती है, और ये क्या बनता है, ट्यूमर। ट्यूमर लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे मैस ऑफ सेल्स है। तो ये जो ट्यूमर है ये दो तरह के होते हैं। पहला है, इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। एक और होता है, इसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, देखिए बिनाइन ट्यूमर जो है ये लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है, लोकलाइज्ड, यानी कि एक ही जगह पे होता है। अर्ली स्टेज का जो ट्यूमर है वो बिनाइन होता है, यानी कि जब मैस ऑफ सेल्स बन गए, जब एक सेल अनकंट्रोल डिवाइड करी इन अर्ली स्टेज में, वो एक पर्टिकुलर रीजन में वो सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स तो उनका नंबर तो बढ़ जाता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रीजन पे होते हैं, वो लोकलाइज होते हैं, लेस डेंजरस होते हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते, डोंट स्प्रेड, ये फैलते भी नहीं है। क्यों नहीं फैलते, क्योंकि एक ही जगह पे होते हैं, लोकलाइजर होते हैं, और इस स्टेज में नो सिम्टम्स,
उस वक्त सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। व्हाट इज द मैलिग्नेंट? ध्यान से देखिए, जब यहां पे बिनाइन ट्यूमर बढ़ गया, जब मैस ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे और बढ़ जाते हैं, एक स्टेज आता है जब सेल्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ सेल्स डिटैच हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोकलाइज्ड ट्यूमर है इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि अब इस साइज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ सेल्स इसमें डिटैच हो जाते हैं, और जब वो डिटैच हो गए, वो ब्रेक ऑफ हो गए, तो वो ब्लड के जरिए, लिम्फ के जरिए रेस्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंट रीजन में फैलते हैं। सो जब ट्यूमर स्प्रेड होगा टू डिफरेंट रीजन, स्प्रेड्स टू डिफरेंट parts of body via blood and lymph, यानी कि ब्लड और लिम्फ के जरिए ये मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब ये सेल्स यहां से डिटैच हो गए, एक पर्टिकुलर जगह पे ये ट्यूमर था, बिनाइन ट्यूमर, सिम्टम्स भी अभी नहीं थे, हम ये कह सकते हैं इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं था क्योंकि लोकलाइज्ड था, एक पर्टिकुलर एरिया को अटैक कर रहा था। कुछ सेल्स वहां से डिटैच हो गए, जब वो सेल्स डिटैच हो गए तो वो सेल्स कहां जाते हैं? वो ब्लड और लिम्फ के जरिए पूरे बॉडी में फैलते हैं, ब्रेन तक जा सकते हैं, किडनी में जा सकते हैं, स्प्लीन में जा सकते हैं, पेनक्रियाज में जा सकते हैं, कहीं भी जाके पहुंच सकते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे वो फिर से क्या स्टार्ट करता है? अपना रेट ऑफ डिवीजन। सपोज कोई सेल यहां से निकली है, वो पहुंची किडनी के पास, वो पहुंची लिवर के पास, वो गॉल ब्लैडर या कहीं और पहुंच जाती है। तो जब वो सेल्स वहां पे पहुंच जाते हैं, दे डू डिवीजन, तो जो वहां पे क्या करता है? डिवाइड करता है, और वहां भी क्या बनाता है? मैस ऑफ सेल्स। तो एट दिस स्टेज व्हेन सेल्स डिटैच फ्रॉम दिस बिनाइन ट्यूमर, दे स्प्रेड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड एंड लिम्फ, और डिफरेंट जगह पे, मल्टीपल जगह पे बॉडी में क्या करते हैं? कैंसर करते हैं। उस वक्त बॉडी के बहुत सारे रीजन्स में कैंसर होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट। लेकिन इस प्रॉपर्टी को, यानी कि सेल्स डिटैच होना और पूरी बॉडी में फैलने को बोलते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस व्हाट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेटास्टैसिस मींस जब कैंसर सेल्स या जो जहां पे ट्यूमर होता है वहां पे सेल जो है अनकंट्रोल डिवाइड कर रहे हैं, डिटैच होते हैं और ब्लड और लिम्फ के जरिए डिफरेंट रीजन में फैलते हैं, वी कॉल इट मेटास्टैसिस। यानी कि अब ये कैंसर एक ही जगह पे लोकलाइज नहीं है, बल्कि ये पूरी बॉडी में फैला है। हम इसे नाम क्या देते हैं? मेटास्टैसिस। ये बड़ा खतरनाक होता है, डेंजरस है, ये डेंजरस एंड लिथल। ये डेंजरस होता है और क्या होता है? लिथल होता है। यहां तो इतना लिथल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। सर्जरी से हम या कीमोथेरेपी से हम शायद इसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी बॉडी में फैला है, कहां कहां पे होगा पता नहीं चलता है। सो ये बड़ा डेंजरस है और लिथल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज द डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर? दैट्स मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन सेल्स डिटैच फ्रॉम localized tumor and spread to different parts of body, हम उससे कहते हैं मेटास्टेसिस, और ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ध्यान से सुनिए, when cells detach from the localized tumor and spread to different regions of the body, तब हम उसको कहते हैं, वो हम यूज करते हैं कैंसर। सो कैंसर ये नहीं है कि जब सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करेंगे एंड दे विल बी लोकलाइज्ड टू पर्टिकुलर, वो कैंसर है, वो तो ट्यूमर है। लेकिन जब ट्यूमर स्प्रेड होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम उससे कहते हैं, तब वी कैन यूज द टर्म मेटास्टैसिस। हम उसको यूज कर रहे हैं टर्म मेटास्टैसिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि जो एक कैंसर है, जब एक सेल अनकंट्रोल डिवाइड कर रही है, तो इसका ये जो कैंसर है, इसके टाइप्स है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि एक सेल अनकंट्रोल डिवाइड कर रही है, वो स्प्रेड होते हैं टू डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी। सपोज कोई बोन के पास पहुंचा, कोई लिम्फ के पास पहुंचा, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास पहुंचा, कोई डिफरेंट रीजन्स में, तो व्हाट वी कॉल, तो हम कहेंगे पहले टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के हम क्या देखेंगे?
टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कैंसर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन यानी कि ये जो कैंसर है ये किस जगह पे होता है, किस एरिया पे होता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कार्सिनोमास, %85 जो कैंसर है वो है कार्सिनोमास। और इसमें कौन सा एरिया, दैट इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम लिखे या एपिथेलियल टिश्यू, दोनों ठीक है, ठीक है। सो व्हेन कैंसर ऑकर्स टू एपिथेलियम, दैट्स नोन एज कार्सिनोमास, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्किन कैंसर, पेनक्रियास, स्टोमक एटसेट्रा, ये सारे क्या है, कार्सिनोमास। उसके बाद है सार्कोमास, लेस देन 1%, 1% से कम ही है ये, एंड द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। मैंने यहां पे लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कैंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू का, वी कॉल दैट इज अ सार्कोमास। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर बोन का कैंसर होगा, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमास। अगर मसल का होगा, इसे हम बोलते हैं मायोमास। इसी तरह अगर लिम्फ का होगा, इसे हम बोलते हैं लिम्फोमास। लिम्फ के बारे में लिखेंगे इसको एक्चुअली एडिपोज टिश्यू, एडिपोज को बोलते हैं लिम्फोमास। लिम्फोमास यहां पे दो है जो आपको याद रखने होंगे। एक क्या, हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा। और दूसरा है, एक क्या हॉजकिंस लिम्फोमा, और दूसरा है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। So one is Hodgkin's lymphoma and the second one is non-Hodgkin's lymphoma. एक और है, that's a leukemia, is a blood cancer. इसमें क्या होती है, uncontrolled number of WBCs। जब white blood cells का नंबर इंक्रीज होगा, वो क्या करेंगे, दे अटैक देयर सराउंडिंग। या सपोज WBC का नंबर इंक्रीज होगा तो वो अटैक करेंगे RBC का। उसमें क्या होता है, RBC का नंबर जो है इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, या एक और है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, या एक और है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। सो ये वो कैंसर है जो किसको होता है, ब्लड को। तो पहला है कार्सिनोमास, एपिथेलियम का, ब्रेस्ट, लंग, लिवर, स्किन, पेनक्रियास, स्टमक एटसेट्रा। सार्कोमास लेस देन 1% है, इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन में ऑस्टियोमास, मसल में मायोमास, एडिपोज में लिम्फोमास या हॉजकिंस लिम्फोमा या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। और ल्यूकीमिया है, इसमें अनकंट्रोल नंबर ऑफ WBC राइज हो जाते हैं। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, या एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, या क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। यहां पे एक नोट हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिन पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज कैंसर, या सपोज ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कैंसर। तो हम एक नोट लिखेंगे, स्टडी ऑफ कैंसर। क्या टर्म यूज करेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट द कैंसर? सभी जानते हैं ऑन्कोलॉजी, दैट्स नोन एज ऑन्कोलॉजी। जो मेलानिन होता है, मेलानिन के कैंसर को बोलते हैं मेलानोमा, मेलानोमा, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर ग्लैंड्स का है, इसे बोलते हैं एडिनोमा, एडिनोमा, यानी कि कैंसर ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर ऑफ मेलन इज मेलानोमा, कैंसर ऑफ ग्लैंड इज एडिनोमा। एक और है, ब्रेन में होते हैं गीलियल सेल्स, इसे बोलते हैं गीलियोमा, इसे क्या कहते हैं? गीलियोमा। सो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। मेलन के कैंसर को बोलता है मेलानोमा, ग्लैंड के कैंसर को बोलता है एडिनोमा, गीलियल कैंसर जो दिमाग में होता है उसे बोलते हैं गीलियोमा। वर्ल्ड कैंसर डे जो है दैट्स 4th फरवरी। हर साल 4th फरवरी को हम बोलते हैं, मनाते हैं एज अ वर्ल्ड कैंसर डे। ये दिन हम मनाते हैं उन लोगों को याद करके जो या तो कैंसर में जूझ रहे होते हैं या कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और बाय प्रिंट मीडिया, बाय ऑडियो विजुअल क्लास, या सपोज बाय रेडियो, या फिर बाय टीवी, या सपोज इन स्कूल्स, इन सिलेबस, इन करिकुलम, हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, हम लोगों को इंटीमेट करते हैं, हम लोगों को ये याद दिलाते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज अ कैंसर, ये कितनी खतरनाक बीमारी है और इसकी काज और सिम्टम्स क्या है। लोगों को हम जागरण करना चाहते हैं, लोगों को हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हम लोगों को बेदार करना चाहते हैं। तो अबाउट द कि कैंसर जो है ये क्या है, कितनी खतरनाक है और इससे किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है दैट्स 4th फरवरी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ कैंसर। कॉजेस, देखिए कॉजेस तो बहुत सारे, यहां पे हम लेंगे पहला कॉज फिजिकल। फिजिकल, देखिए फिजिकल कॉज में सपोज 2 तरह के है, रेडिएशन से। फिजिकल में जो है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन फिजिकल में आएंगे रेडिएशंस। रेडिएशन 2 तरह के हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज, और आ जाएंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें यूवी रेज आ जाएंगे। सो ये है फिजिकल कॉज ऑफ द कैंसर, यानी कि जो कैंसर है उसमें जो कॉज है फिजिकल कॉज, दीज आर द रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रेज और गामा रेज है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं। उसके बाद हम लेंगे दूसरा जैसे केमिकल कॉज, यानी कि ये तो फिजिकल बेसिस है, तो दूसरा जो है वह है केमिकल बेसिस, यानी कि व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। उसमें जो आता है सूट, केमिकल्स। अब हम दूसरा कॉज देंगे केमिकल कॉज। केमिकल कॉज की पहली एग्जांपल ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले सूत है,
कोलतार है, मस्टर्ड गैस है, स्मोक है, टोबैको है, इसमें निकोटीन होता है, टोबैको है, एक और है जिसे हम बोलते हैं कैडमियम, एक और है जिसे हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस, सॉरी वो मैंने लिखा, एक और से बोलते हैं हम डाई इथाइल सिटिल बेस्टिरल DES। देखिए सूत, कोलतार, मस्टर्ड गैस, स्मोक, टोबैको, कैडमियम, डाई इथाइल स्टिल बेस्टिरल, एक और है इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, एक और है एफ्लेटेजोल। ये जो सूत है, कोलतार है, मस्टर्ड गैस है, स्मोक है, टोबैको है, दे आर मेनली रेस्पॉन्स फॉर द लंग कैंसर। कैडमियम जो है, कैडमियम ऑक्साइड, दैट्स रेस्पॉन्स फॉर द प्रोस्टेट कैंसर इन मेल्स। डाईइथाइल स्टिल बेस्टिरल जो है, ये रेस्पॉन्स फॉर द वेजिनल कैंसर। और जो विनाइल क्लोराइड है, एफ्लेटोजोल है, दैट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर ऑफ द जो है ये स्टोमक और लिवर के लिए है, यानी कि दिस कॉज द लिवर कैंसर। ये थे केमिकल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सी, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो कैंसर कॉज की तीन है, एक तो फिजिकल बेस्ड कॉज ऑफ कैंसर, केमिकल कॉज ऑफ कैंसर एंड बायोलॉजिकल कॉज ऑफ कैंसर। बायोलॉजिकल में जो कैंसर करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरसेस, यानी हम कॉमनली बोलते हैं ऑनको वायरसेस, ऑनको वायरसेस। ठीक है, ये जो ऑनको वायरस है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या वी ऑनकोजेनिक वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस या हर्पीज वायरस है, ठीक है, या हेपेटाइटिस B and C viruses है। So these are the some viruses which can cause the cancer। यानी कि ये जो वायरस है इनके इन्फेक्शन से जेनेटिक जो ह्यूमंस में है जीन्स को म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से कैंसर है। तो इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉजेस, और ऐसे वायरस को हम बोलते हैं ऑनको वायरस। क्या बोलते हैं? लाइक वी ऑनकोजेनिक वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीज वायरस या हेपेटाइटिस B and C वायरस। सो ये क्या था? बायोलॉजिकल कॉज ऑफ द कैंसर। ये जो कैंसर है, मैंने यहां पे आपको बोला कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ द कैंसर? द कॉज ऑफ द कैंसर फिजिकल भी हमने लिया, केमिकल भी हमने लिया और बायोलॉजिकल। लेकिन द एजेंट्स विच कॉज द कैंसर उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ऑनकोजेंस। टर्म यूज करते हैं ऑनकोजेंस। ऑनकोजेंस जो है, these are the agents which causes the cancer। so वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, कैंसर करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑनकोजेंस। ऑनकोजेंस फिजिकल हो सकते हैं, ऑनकोजेंस केमिकल हो सकते हैं, ऑनकोजेंस क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल। लेकिन यहां पे एक टर्म है यूज हम करेंगे कि जो ये फिजिकल कॉज ऑफ कैंसर है, केमिकल कॉज ऑफ कैंसर है, बायोलॉजिकल कॉज, यानी कि जो ये ऑनकोजेंस है, जब ये बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में दाखिल होकर कुछ स्पेसिफिक जीन्स को म्यूटेट करते हैं जिसकी वजह से एक सेल कैंसरस बन जाती है। यानी कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देयर आर सम जीन्स जो एक्चुअली कहलाते हैं ऑनकोजीन्स। जब तक तो उन जीन्स को म्यूटेशन होगा तब तक कैंसर नहीं होगा। सो वी विल राइट द टर्म ऑनकोजीन। देखिए ये ऑनकोजेंस है, ये ऑनकोजीन्स है, दोनों में डिफरेंस है। These are the genes, these are the genes
which when undergoes mutation, तो ये वो जीन्स है जिनमें जब क्या होगी, म्यूटेशन, कैन कॉज कैंसर। तो इनको हम क्या कहते हैं, तब ये क्या करेंगे, कैंसर। सो व्हाट आर ऑन्कोजीन्स? ऑन्कोजीन्स आर द जीन्स विच व्हेन अंडरगो म्यूटेशन कैन कॉज द कैंसर। तो यहां में दो ऑन्कोजीन्स की हम बात करेंगे, एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। देखिए जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसका काम क्या है, ये हमेशा नाम से पता चलता है ट्यूमर को सप्रेस करेगा। यानी कि आप ध्यान से देखिए, यहां मेरे पास एक सेल है, ये सेल डिवीजन की डिवीजन, इस सेल के अंदर डिवीजन के दौरान या किसी भी तरीके से सेल के अंदर एरर्स होंगे। जब एक सेल डिवाइड करती है या जब भी एक सेल कोई भी काम करती है, कोई भी एक्टिविटी करती है, उस सेल के अंदर एरर हो गया। जो ही सेल के अंदर एरर हो गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट हो गया। TSG गेट्स एक्टिवेट। कब एक्टिवेट होगा ट्यूमर सप्रेसर जीन? जब सेल के अंदर एरर होगा। उसके बाद ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा, आइदर एरर्स और रिपेयर्ड, यानी कि जब सेल के अंदर एक डिवीजन होगा, जब सेल के अंदर एरर्स होंगे, उस वक्त ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा। अदरवाइज ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव होता है। तो ये जीन क्या हुआ, एक्टिवेट। कब हुआ एक्टिवेट? जब सेल के अंदर क्या हुई, एरर हो गया। तो जब सेल के अंदर एरर्स हो गए, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट हो गया, तो इस एक्टिवेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा, आइदर ये एरर्स को रिपेयर करेगा, आइदर इस एरर्स को क्या करेगा, रिपेयर। लेकिन अगर इसको लगेगा कि मैं रिपेयर नहीं कर सकता, ये एरर्स ठीक नहीं हो सकते, तो इस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। ये सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय, जिन्हें हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो इस सेल्स को क्या करेगा, एपोप्टोसिस। सो ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ कैंसर में मैंने आपको लिखा था ऑन्कोजीन में पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन। व्हेनेवर देयर इज एरर इन अ सेल, जब एक सेल के अंदर एरर्स होंगे, उस वक्त क्या होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जब एक्टिवेट होगा, या तो वो अपने सेल के एरर्स को ठीक करेगा, अगर उसको लगेगा कि आई कैन रिपेयर, आई कैन फिक्स द एरर, तो वो ठीक करेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं, मैं एरर्स को ठीक नहीं कर सकता हूं, इमीडिएटली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स इनको हुक्म देगा। माइटोकॉन्ड्रिया से एपोप्टोटिक फैक्टर्स, गोल्गी बॉडी से भी एपोप्टोटिक फैक्टर्स, और लाइसोसोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करवाएगा और पूरे सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके सेल को डिस्ट्रॉय करने को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो जब सेल डिस्ट्रॉय हो गई, तो सेल के अंदर एरर्स भी क्या हो गए, खत्म, जिससे सेल कैंसरस नहीं बन सकती है, जिससे सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं करेगी। यह था पहला जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू another gene, that's proto-oncogene. पहले हमने वर्ड यूज किया कैंसर कॉजिंग जीन्स में, एक था ट्यूमर सप्रेसर जीन। जब भी हमारे सेल के अंदर एरर्स होंगे, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा, या तो ये हमारे रिपेयर्स को ठीक करेंगे, तो अगर रिपेयर्स ठीक नहीं होंगे, तो व्हाट दे विल डू, दे विल destroy the whole cell to save the cell from the cancer. एक और है, इसे हम कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन, देखिए प्रोटो-ऑन्कोजीन एक नॉर्मल जीन है, ठीक है, एक नॉर्मल जीन है जो सेल को डिवाइड करने में, सेल को ग्रो कराने में और सेल को इलोंगेट या डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। यानी कि दिस जीन रेगुलेट्स द सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन। मगर ये नॉर्मल जीन है। लेकिन और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो भी नॉर्मल जीन है, लेकिन जब वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो एक ब्रेक का काम करता है।
वो सेल को डिवीजन होने नहीं देता है, वो सेल के ग्रोथ को रिटार्ड करता है, स्टॉप करता है। और अगर उसको लगेगा कि सेल के अंदर एरर्स है तो उनको फिक्स करेगा, अगर उसको लगेगा कि फिक्स दे कांट बी रिपेयर्ड तो सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन जो वायरल ऑन्कोजीन्स है, अभी जो मैंने आपको बोला बायोलॉजिकल जीन्स, जब भी मैंने हम बात की थी वायरस जीन्स, ऑन्कोजीन्स, या जो ऑन्कोजेन्स है, कैंसर कॉजिंग जीन्स है, या हम ये कह सकते हैं ऑन्कोजेन्स है, वायरल ऑन्कोजेन्स है, फिजिकल फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स है। तो जब ये बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन को म्यूटेट करते हैं, यानी कि वायरल ऑन्कोजीन्स, फिजिकल ऑन्कोजेन्स, केमिकल ऑन्कोजेन्स, ये वायरल ऑन्कोजेन्स है, केमिकल ऑन्कोजेन्स। तो तीन हमने लिए, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। तो ये क्या करते हैं, कॉजेस म्यूटेशन। किसमें म्यूटेशन आते हैं, इन बोथ ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या किया जाता है, म्यूटेशन किया जाता है। कौन करता है म्यूटेशन, बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। यानी कि केमिकल ऑन्कोजेंस, फिजिकल ऑन्कोजेंस एंड बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस कॉजेस द म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन। तो जब इन दोनों जीन में म्यूटेशन आ गई, उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर एरर हो गए, सेल के अंदर गलतियां हो गई। तो जब सेल के अंदर एरर्स हो गई, सेल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। मैंने अभी आपको एक जिक्र किया था चेक पॉइंट्स का। तो जब ये चेक पॉइंट, जब इन जीन्स में ही म्यूटेशन हो गया तो व्हाट विल हैपन, चेक पॉइंट्स म्यूटेट हो गए, यानी कि अब चेक पॉइंट जो है नॉर्मल नहीं है। तो जब चेक पॉइंट्स नॉर्मल नहीं है, कोई भी एरर जो डीएनए के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, उनको कोई चेक नहीं किया जाता, उनको कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, और सेल अनकंट्रोल हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे एक जीन में लिखता हूं, P53 जीन, ये कंट्रोल करता है सेल साइकिल को, कंट्रोल सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। बहुत ही एसेंशियल जीन है। इसको डिस्कवर किया था आर्नोल्ड लेविस ने, P53 जीन। तो अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, इस जीन में म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन, सेल क्या हो जाती है, कैंसरस। सेल क्या हो जाती है, सेल बन जाती है कैंसरस। एक और पॉइंट याद रखें, एक सेल है, खाली नाम याद रखें, उसे बोलते हैं हेला सेल्स, HELA, इन्हें बोलते हैं हम हेला सेल्स, हेला सेल्स। ये एक आदमी था जो पहली बार जिसको मौत हो गई है कैंसर की वजह से, तो उसकी बॉडी से कैंसर सेल्स को निकाला गया, उनको कल्चर किया जाता है, और उन्हीं से हम स्टडी करते हैं कैंसर। तो उन सेल्स को उस आदमी के नाम पे, यानी कि आदमी के जो दो नाम थे, उन्हीं नाम से इन सेल्स को नाम रखा गया, हेला सेल्स। इन सेल्स को यूज किया जाता है, आर यूज्ड इन स्टडीइंग कैंसर। तो कैंसर को स्टडी करने में हेला सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे डायग्नोसिस, हाउ कैन वी डायग्नोस, यानी कि अगर हमें कैंसर को डायग्नोस करते कैसे, तो इसमें पहले क्या आता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखिए क्या होता है, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गन लेते हैं, जिस ऑर्गन में किसी से सपोज किसी इंसान को लिवर के रिलेटेड इशू है, या स्टोमक के रिलेटेड इशू है, या लंग्स के रिलेटेड इशू है, या किडनी के रिलेटेड इशू है, तो हम उस एरिया से क्या करते हैं, हम उस एरिया से बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या करते हैं, हम वहां से एक टिश्यू निकालते हैं। तो उस टिश्यू को हम स्टडी, हिस्टो मींस टिश्यू, पैथोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करने के बाद
हमें पता चलता है क्या वहां पे कैंसर है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी मीन्स टू गेट अ सैंपल, टू गेट मामूली एक छोटा सा टिश्यू निकालते हैं हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से और उस ऑर्गन को हम एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये एक है। दूसरी डायग्नोसिस है, हम सीधे निकालते हैं बोन मैरो। अगर इसका ब्लड कैंसर है तो हम बोन मैरो निकाल के उसको बायोप्सी करते हैं। बोन मैरो को निकालते हैं, उसको बायोप्सी करते हैं। एक और है, इसे हम बोलते हैं रेडियो डायग्नोसिस। ये तो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस थे कि हमने निकाला किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, हमने कोई सैंपल लिया टिश्यू का, उसको स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। एक और है, इसे हम बोलते हैं रेडियो डायग्नोसिस। थर्ड डायग्नोसिस में आते हैं रेडियो डायग्नोसिस। व्हाट इज दैट रेडियो डायग्नोसिस? रेडियो डायग्नोसिस हम एक्सरे करते हैं, ठीक है, सीटी करते हैं, सीटी स्कैन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी हम करते हैं, स्कैन करते हैं। या एक और हम लेते हैं MRI, मैग्नीटो रेजोनेंस इमेज, ठीक है। जो MRI, इसमें एक क्वेश्चन याद रखिए, सबसे जो है परफेक्ट जो है इसमें कैंसर के लिए वो है MRI, इसलिए कॉस्टली होता है। मैंने अभी आपको बोला एक्सरे, तो सपोज एक्सरे में हम सपोज ब्रेस्ट की करते हैं, उसको बोलते हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी ब्रेस्ट को हम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। या एंडोस्कोपी हम करते हैं। या एक और से बोलते हैं पेट स्कैन। पेट का फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिनेंस टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिनेंस टोमोग्राफी स्कैन। एक और हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग टेस्टिंग। एंटीजन बाइंडिंग टेस्टिंग, एंटीजन बाइंडिंग टेस्टिंग, एंटीजन बाइंडिंग टेस्टिंग। सपोज जो प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर आपको पता ही है कि उसमें एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, दैट इज यूज्ड फॉर इन स्टडी इन डायग्नोज द प्रोस्टेट कैंसर। ये कुछ थे डायग्नोसिस की जिससे हमें पता चल सकता है कि कैंसर है। एक और है, अब कैंसर का पता लगने के बाद ट्रीटमेंट। तो क्या कर सकते, इसकी ट्रीटमेंट में क्या है? पहले वी कैन गो फॉर सर्जरी। अगर लोकलाइज है, मैस ऑफ सेल्स है, तो वी कैन रिमूव इट, तो सर्जरी है। उसके बाद दूसरा है रेडियोथेरेपी। क्या है रेडियोथेरेपी? रेडिएशन दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक आयोडीन 131 रेडिएशन दिए जाते हैं, कोबाल्ट 60 रेडिएशन दिए जाते हैं, ये आइसोटोप्स है, उनके रेडिएशन दिए जाते हैं। तो हम रेडिएशन डालते हैं, तो रेडिएशन से क्या होता है, जो कैंसर सेल्स है उनकी मौत हो जाती है और नॉर्मल सेल्स तो नॉर्मल रह जाते हैं। तो यहां पे या तो सर्जरी हम करेंगे या रेडियोथेरेपी करते हैं, या एक और है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी हम केमिकल्स देते हैं यूज। ये तो हम जिस जगह पे कैंसर होता है तो सर्जरी के बाद उस एरिया पे हम क्या डालते हैं, बीम ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, तो वो रेडिएशन डालते हैं। तो अगर कीमोथेरेपी, दीज आर द ओरल मेडिसिन जो हम ओरली देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कीमोथेरेपी। इसमें जो नेचुरल है, जो आपको याद रखना है, वो है विनक्रिस्टीन, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन है, ये दो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम ये नेचुरल है और इनको हम निकालते हैं प्लांट से, बोलते हैं विल्का और रोजिया।
विन का रोज, जैसे हम बोलते हैं सदाबहार प्लांट, वही से निकालते हैं। इसका दूसरा नाम है कैरियंथ्रोपस रोजिया, कैरियंथस रोजिया। ये एक और नाम है इसका, विन का रोजिया एक प्लांट है, उसी प्लांट से प्लांट है, इसी प्लांट से हम निकालते हैं। एक नेचुरल ड्रग है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, इसे यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में। बेरियम क्लोराइड को यूज किया, बहुत सारे ड्रग्स है जो मैनमेड भी है, ये आर्टिफिशियल है, तो इन ड्रग्स को यूज किया जाता है एज ए कीमोथेरेपी इन ट्रीटिंग द कैंसर। एक और है, ये था सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। So these are the treatments against the cancer. आपको याद होगा 11th क्लास में हमने एक पढ़ा है कॉलचिसिन, एक प्लांट है वो कॉलचिसिनम, एक एल्कलॉइड है कॉलचिसिन इसको बोलते हैं, दैट्स आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कॉलचिसिन जो है वो अरेस्ट करता है स्पिंडल फाइबर्स को, डीपॉलीमराइज करता है। यहां मैं लिखूंगा कॉलचिसिन, कॉलचिसिन, ये भी यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एज ए कीमोथेरेपी। अब हम लिखेंगे सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे कि ये कैंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, सडन अपीयरेंस ऑफ द लंप, सडन अपीयरेंस ऑफ लंप। कई जगह पे कहीं एडीमा है, स्वेलिंग है, सडनली कई जगह पे किसी बॉडी में स्वेलिंग निकली है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये सडन अपीयरेंस क्यों है। लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट, हेयर लॉस, एनीमिया, वॉमिटिंग, ठीक है, या लॉस ऑफ ब्लड आइदर थ्रू माउथ, थ्रू एंस, स्टूल के साथ ब्लड निकलता है, या मुंह से कोई ब्लड आ जाता है, या सपोज वैजिनल ब्लड है अदर देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैजिनल ब्लड अदर देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंज इन कलर ऑफ मोल, जो मोल है उसका कलर डीकलराइज हो जाता है, या अनबियरेबल पेन, bearable pain, etc. These are the symptoms of the cancer. जब भी ऐसे कोई सिम्टम आ जाएंगे, सपोज किसी इंसान को कंटिन्यूअसली कफ है, तो उसे बाज़ाब्ता इसको चेक कराना चाहिए। कोई किसी को सपोज कहीं पे स्वेलिंग है, तो इसे देखना चाहिए कि एक्चुअली इसका रीजन क्या है। जब हम कीमोथेरेपी, एक चीज मैं पहले लिखना भूल ही गया, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, हम इस पेशेंट को कुछ इम्यूनो बूस्टर्स देते हैं। क्यों देते हैं इम्यूनो बूस्टर्स? क्योंकि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की वजह से इस इंसान का जो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा एनीमिक हो जाता है, और इतना ही नहीं, इसका हेयर भी लॉस होता है, और आफ्टर एवरी रेडियोथेरेपी इस इंसान का बर्दाश्त कुव्वत जो है वो वीक हो जाता है। सो इसके लिए हम क्या देते हैं, हम कुछ केमिकल्स देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? वी बूस्ट द, जिसमें हम एक इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सपोज इसमें एक है यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। एक है बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स,
जिसमें हम देते हैं इंटरफेरॉन्स या इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन जो है बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स है, इन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉडिफायर या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ये क्या करते हैं, जब ये लेते हैं हम इंसान को देते हैं तो जहां पे छुपी हुई बॉडी में कहीं भी छुपा हुआ कहीं पे कैंसर सेल है तो इनको ढूंढ निकाल के उन सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो बायोलॉजिकल मॉडिफायर जो है इसमें हम यूज करते हैं इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, डिस्ट्रॉय द हिडन कैंसर सेल्स। हम कैंसर के ट्रीटमेंट में एक और चीज देते हैं, इसे हम कहते हैं यूज ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ टिश्यू TAF। याद रखिए इनहिबिटर्स ऑफ टिश्यू AF या TAF। पहले देखिए TAF का फुल फॉर्म क्या है, टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ये जो TAF है इसको रिलीज करते हैं कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स है, ध्यान से सुनो बेटा, जो कैंसर सेल्स है वो TAF को रिलीज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो ये टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर करता क्या है, ये बनाता है न्यू ब्लड वेसल्स फॉर कैंसर सेल्स फॉर्म्स। हाँ, तो ये जो टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर है ये नए ब्लड वेसल्स बनाता है कैंसर सेल्स के लिए। यानी कि जो कैंसर सेल्स है वही रिलीज करता है टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो जो टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर है ये नए ब्लड सेल्स बनाता है किन के लिए, कैंसर सेल्स के लिए। क्यों बनाता है नए ब्लड सेल्स, इससे ब्लड वेसल्स, इससे क्या होता है, जब कैंसर सेल्स के लिए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं सो दैट बॉडी का सारा वाइटल न्यूट्रिशन कहां जाता है, इन कैंसर सेल्स को। क्यों जाता है वाइटल न्यूट्रिशन टू कैंसर सेल्स, बिकॉज कैंसर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड, इन्हें ग्रो हो जाते हैं, इनको रेट ऑफ डिवीजन फास्ट है, तो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, इन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये बॉडी का सारा न्यूट्रिशन निचोड़ के लेते हैं इन कैंसर सेल्स को। अगर कैंसर सेल्स का हम न्यूट्रिशन स्टॉप करेंगे दे विल डिक्रीज इन साइज और एक टाइम आ जाएगा व्हेन दे विल डाई। तो हम क्या करते हैं, हम इनहिबिटर्स ऑफ टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर, यानी कि वो इनहिबिटर्स, वो केमिकल्स यूज करते हैं जो टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। दे विल इनहिबिट द वर्किंग ऑफ टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर। जब TAF काम ही नहीं करेगा तो नो ब्लड वेसल बी फॉर्मड। जब ब्लड वेसल नहीं बनेंगे तो कैंसर सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, जिससे कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है दैट विल बी स्टॉप्ड एंड दैट विल बी किल्ड। ये था ऑल अबाउट द कैंसर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द कैंसर, उसके बाद हमने लिया टाइप्स ऑफ ट्यूमर, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैंसर्स, उसके बाद हमने पढ़ा डायग्नोसिस, और डायग्नोस में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ कैन वी ट्रीट कैंसर ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने देखे इसके सिम्टम्स और इसके हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट की मेडिसिन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अब इम्यूनोलॉजी, यानी कि हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। तो आज हमने सारे डिजीज इस पार्ट की कंप्लीट किए। तो इस तरह इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जो डिजीज पार्ट था। तो डिजीज हमने सारे पढ़े, कंप्लीट किए। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो है एक ह्यूमन बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम ये अब सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, यानी कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस पे अब हम कंप्लीट सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इम्यूनोलॉजी। और थर्ड पार्ट में हम इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक जोलॉजी। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।